So the name of the topic, as I just told you, is salient features of Indian society, diversity in India. अच्छा, एक चीज और है, वो ये है कि नेक्स्ट मंथ हमारा जब ये सोशल इशू खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मे बी आप सितंबर अगस्त के मंथ में जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो सितंबर के मंथ तक आप एक बार सारे सोशल इश्यूज को कंसोलिडेट कर लीजिएगा अच्छे से, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। तो सितंबर में मैं फिर आपके साथ एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा इसी कोर्स में, और वी विल डिस्कस द PYQs इन दैट क्लास। ठीक है? सो दैट वे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा आपको प्रोसेस करने के लिए, एंड PYQ जब डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम कुछ कंटेंट होगा तो आप समझ भी पाओगे। चलो, और उसके लिए PYQ के लिए आई गिव यू अ वर्कबुक सेपरेटली, आई क्रिएट अ वर्कबुक जिसमें PYQ क्वेश्चंस भी होंगे और उनको कैसे हमें एनालाइज करना है ना, उसके लिए एक वो अलग से बना के दे दूंगा आपको, वो सितंबर में क्लास ले लेंगे उसके लिए। पर प्लीज इसको कंसोलिडेट करते रहो। एक चीज मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी देखो कल इकोनॉमिक्स है, फिर परसों एथिक्स भी है हमारा। एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, डोंट डिले सब्जेक्ट्स। डोंट डिले का मतलब ये है कि यार जो सब्जेक्ट की क्लास हो रही है जब जब तब तब उसको करके कंसोलिडेट करते रहो। और मंथ में, अब इस मंथ ऑनवर्ड्स, जैसे पिछले महीने तो चलो जो हो गया, स्टार्टिंग मंथ था हमारा, दिस मंथ ऑनवर्ड एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्यूचर मंथ्स टिल नेक्स्ट ईयर मार्च, क्लासेस आर गोइंग टू बी फॉर 8 to 10 डेज इन अ मंथ ओनली। तो मैं 8 से 10 दिन क्लास लेके आपको उसके बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद 20 दिन आपके पास पूरे हैं, 20 से ज्यादा ही होंगे, 20-22 दिन होंगे। तो अच्छे से उनको कंसोलिडेट कर लो चीज़ों को, ठीक है ना, ताकि 20-22 दिन मैं भी अपना पढ़ता रहूँ जो मुझे पढ़ना है, आपको आगे के कोर्सेज के लिए पढ़ाने के लिए, और आपके पास भी टाइम है, आप अपना पढ़ते रहो, तो नो डिस्टर्बेंस इन दिस केस। सो प्लीज कीप कंसोलिडेटिंग, मतलब कुछ छोड़ना मत यार कि ये अब अगले महीने कर लेंगे, सोशल इशू हम देख लेंगे दिसंबर में, कभी नहीं आएगा बेटा वो टाइम। तो जो जो चीजें साथ साथ होती जा रही है निपटाते जाओ। अब नेक्स्ट मंथ तक आपका एक सब्जेक्ट पूरा नक्की हो गया है, मतलब आप सोचो कि सोशल इशू खत्म होगा, 65-70 मार्क्स मेंस के प्रिपेयर हो गए आपके। सो दिस वे कीप एलिमिनेटिंग एंड एंडिंग थिंग्स विच आर देयर। ठीक है? चलो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसके अंदर ना टॉप सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, पूरा समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए कि भाई ये सोसाइटी होता क्या है आफ्टर ऑल। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें पहले जानने की आवश्यकता है कि भाई सोसाइटी क्या होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में बेटा, सोसाइटी इज लाइक अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सोसाइटी को एक सिंपल लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं जो एक इंगेज करते हैं सोशल इंटरेक्शन। तो जब भी कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी भी प्रकार की सोशल इंटरेक्शन में इंडल्ज करते हैं, और जब वो सोशल इंटरेक्शन में इंडल्ज करते हैं तो दे आर बेसिकली बाउंड बाय सम कॉमन कल्चर, सम कॉमन बॉन्ड। उसको एक बहुत सीधी लैंग्वेज में, ये कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, ये कोई स्कॉलर डेफिनेशन नहीं है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन है कि सोसाइटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक सोशल इंटरेक्शन में इंगेज कर रहे हैं, उनका कुछ कॉमन कल्चर है, अगर कॉमन कल्चर नहीं भी है तो कोई एक कॉमन बॉन्ड है। कॉमन बॉन्ड जब हम ये बात करते हैं ना बेटा, तो ये याद रखना कि दैट कॉमन बॉन्ड कैन ऑल्सो बी अ टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब ये हुआ कि यार, आप सीधी सी चीज समझो बच्चे कि कुछ लोग जो एक टेरिटरी में एकजुट होकर रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी एक सोसाइटी है। केस इन पॉइंट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, एटसेट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सबका कोई कॉमन कल्चर तो नहीं है, लेकिन दे आर ऑल बाउंड बाय अ कॉमन टेरिटरी। टेरिटरी क्या है कि दे आर ऑल लिविंग ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड कॉल्ड इंडिया। तो ये भी एक सोसाइटी है, ये इसको हम कहेंगे डाइवर्स सोसाइटी, विच इज बाउंड बाय अ कॉमन बॉन्ड। आप समझ रहे हो? और कई बार वो कॉमन कल्चर भी हो सकता है। तो वट एवर इट इज, देर इज ऑलवेज एन इंटरेक्शन बाउंड बाय समथिंग। ये आपको पहली बात तो याद रखना है। अब यहाँ पर एक स्कॉलर है जिसका नाम है मॉरिस जिनबर्ग। मॉरिस जिनबर्ग क्या कहता है
मॉरिस जिनबर्ग ये कहता है कि भाई सोसाइटी जो है इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय certain relations or modes of behavior which mark them off from others who are different in behaviors। दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी पर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। मॉरिस जिनबर्ग एक स्कॉलर है, वो एक साधारण सी चीज कहता है। वो कहता है कि भाई कोई भी जो सोसाइटी होती है उसमें एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ग्रुप होता है। ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अभी जब हमने बात करी कि दैट रिलेशन कुड बी, दे कुड बी बाउंड बाय कल्चर और दे कुड बी बाउंड बाय टेरिटरी, ये वही बात है। दूसरा व्हाट ही सेज इज कि दे विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक बिहेवियर्स। यहाँ पर इसने जो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है वो है बिहेवियर। और उसने कहा है कि इस ग्रुप का जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों के बिहेवियर से अलग हो। यानी कि कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि भाई अगर इंडिया में कुछ इंडिविजुअल्स हैं और इंडिया में ये इंडिविजुअल्स लेट से एक टेरिटरी से बाउंड है, तो इनका जो बिहेवियर है वो जाहिर सी बात है ना कि भाई जो अमेरिका में इंडिविजुअल्स हैं उस टेरिटरी से जो बाउंड है उनके बिहेवियर से तो अलग ही होगा। यानी कि भाई इंडिया की सोसाइटी के लोगों का एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, बाहर की दूसरी सोसाइटीज का एक स्पेसिफिक बिहेवियर है। तो कहने का मतलब क्या है, मॉरिस जिनबर्ग ने ये बोला कि सोसाइटी जो होती है उसमें उसने एक नया एलिमेंट सिर्फ ऐड किया है बिहेवियर का। और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि जब भी हम किसी क्रॉस सोसाइटी कंपैरिजन करते हैं तो क्रॉस सोसाइटी कंपैरिजन में सोशल बिहेवियर्स आते हैं और सोशल बिहेवियर को स्टडी करने का टर्म होता है जो आज भी हम पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड सोशल कल्चर। तो मॉरिस जिनबर्ग ने ये इसलिए टर्म दिया है कि भाई कुछ सोसाइटीज का बिहेवियर यहाँ पर कुछ है, कुछ सोसाइटीज का बिहेवियर दूसरी जगह कुछ होगा। हर सोसाइटी के बिहेवियर अलग अलग होंगे और जो ये हर सोसाइटी के बिहेवियर्स होते हैं दे आर कॉल्ड सोशल कल्चर्स। सो किसी भी सोसाइटी को स्टडी करना है मॉरिस जिनबर्ग के मुताबिक तो आप उसका सोशल कल्चर पढ़ो। तो हम सोशल कल्चर्स पढ़ेंगे। हम आज देखेंगे इंडिया का सोशल कल्चर क्या है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व नहीं हुआ, एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, एक और स्कॉलर है यार, R M मैकाइवर। ये एक बहुत सीधी सी लाइन कहता है, ये कहता है कि सर सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। वेब। तो ये कहता है कि भाई सोसाइटी में इतने सारे इंटरैक्शंस हैं, इतने सारे इंटरैक्शंस इतने अलग अलग तरीके से होते हैं कि यहाँ पर एक वेब बन जाता है। अच्छा, अब ये वेब वो कहता है कि भाई अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो कहता है कि ये वेब हो सकता है आपका आज की डेट में पर्सनल इंटरेक्शन में, ये वेब हो सकता है आपका आज की डेट में फॉर दैट मैटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन में, ये वेब आपका हो सकता है मैरिज के इंटरेक्शन में। तो किसी भी डायमेंशन में सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। तो जब सोसाइटी अलग अलग डायमेंशंस पे इंगेज करती है तो वो कहता है एक वेब बन जाता है। तो इस वेब को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये निकाल ली कि सोसाइटी, इस मोमेंट पे अब हमें ये समझ आ गया सबको कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा। इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कुछ इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन से कुछ बिहेवियर्स निकलेंगे। उन बिहेवियर्स को हम क्रॉस कॉन्टिनेंटल लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं और इंटरेक्शन की वजह से एक वेब होगा।
तो अगर सारी चीज़ों को मिला दूं मैं, जो अभी तक अपन ने चर्चा करी, तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बैठती है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्या है कि सोसाइटी, अगर आपसे आज कोई पूछे कि भाई सोसाइटी क्या होता है, तो आप ये बताओगे कि यार इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। वहां पे एक इंटरेक्शन होती है इस ग्रुप के बीच में। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल स्पेसिफिक बिहेवियर्स दिखाते हैं। ये जो बिहेवियर्स दिखाते हैं, उन बिहेवियर्स को स्टडी करने से हम दूसरे क्रॉस कॉन्टिनेंटल बिहेवियर्स को भी स्टडी कर सकते हैं। और जो भी इंटरेक्शंस होती हैं वो एक वेब बनाती हैं। क्योंकि वो वेब इसलिए बनाती हैं क्योंकि द इंटरेक्शंस कैन हैपन इन मल्टीपल डायमेंशंस। ये सबको क्लियर हो गया जी यहाँ तक? इससे इजी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी आपको सोसाइटी की। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी। अब हम बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे इंडिया को लेके। हमारा सिलेबस भी इंडिया स्पेसिफिक है। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई इंडियन सोसाइटी जो है, ये पहली बात तो क्रिएट हुई है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से। हमने ये वर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों यूज किया, उसका रीजन है क्योंकि जब हमारे यहाँ पर हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो इस सोसाइटी की एक पास्ट हिस्ट्री है। जब भी किसी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी पास्ट हिस्ट्री होती है, तो उस सोसाइटी का क्रिएशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के अलग अलग लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स के थ्रू सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होती है। अब जब हिस्ट्री के लेयर्स को हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे सोशल इंटरेक्शंस हुए अलग अलग टाइम पीरियड पर। एंशियंट टाइम्स में कुछ सोशल इंटरेक्शंस हुए, मिडिवल टाइम्स में कुछ सोशल इंटरेक्शंस हुए, मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश के आने के बाद हुए, ब्रिटिश के जाने के बाद हुए। तो ये जितने भी सोशल इंटरेक्शंस हैं, ये क्या करते हैं? ये सोसाइटी की वैल्यू को शेप करते हैं। सोसाइटी की वैल्यू को शेप करते हैं का क्या मतलब है? कि जब भी कोई सोशल इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर कुछ नॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, और वो नॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन किए जाते हैं। एंशियंट टाइम्स में कुछ नॉर्म्स क्रिएट हुए, वो मिडीवल टाइम्स में गए। मिडीवल टाइम्स में कुछ नॉर्म्स क्रिएट हुए, वो एंशियंट और मिडीवल के एकजुट होकर फिर वो मॉडर्न टाइम्स तक आए। मॉडर्न टाइम्स में कुछ नॉर्म्स क्रिएट हुए, वो हमारे पास आज भी हैं। आज डिजिटल एज का जमाना है, तो डिजिटल एज में कुछ अलग नॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। ये नॉर्म्स भी पुराने नॉर्म्स के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो सोशल इंटरेक्शंस हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी की वैल्यूज शेप हो रही हैं। इस रीजन से हम ये कहते हैं कि पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स इस रीजन से भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल लेयर्स हैं। तो इंडियन सोसाइटी का एक स्पेसिफिक फीचर ये है, सबसे पहली बात तो, कि उसके अंदर जितने भी नॉर्म्स और प्रोसेसेस हैं, जितने भी वैल्यूज हैं आज की डेट में, दे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ना इवॉल्व वाले पार्ट को देखने के दो नजरिए हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना ये होता है कि व्हेन सोसाइटी की वैल्यूज जब इवॉल्व होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके प्रॉब्लम ये हो जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में कि एवोल्यूशन में वैल्यूज चेंज बड़ी स्लो होती हैं। आप समझ रहे हो इस पॉइंट को? कुछ हिस्टोरियंस जो हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, हमें किसी स्पेसिफिक सोशियोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पे यूज नहीं करना, हम जीएस पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी नहीं। पर वो ये कहते हैं कि जब सोसाइटी के अंदर वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती हैं हिस्ट्री में, तो वो वैल्यूज को सोसाइटी में सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस होता है। धीरे धीरे हिस्टोरिकल लेयर्स अनफोल्ड करती हैं। पर कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि नहीं, अगर वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही हैं, तो ये बहुत रेजिलियंट होंगी। रेजिलियंट इसलिए होंगी क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जब वैल्यूज इवॉल्व करती हैं स्लोली, तो वो सोसाइटी के अंदर सीमेंट कर जाती हैं। सीमेंट कर जाती हैं का मतलब ये है कि भाई सोसाइटी के अंदर बस जाती हैं। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये रेजिलियंट वाला पॉइंट ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब इंडिया की सोसाइटी की वैल्यूज हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई, तो वो वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेजिलियंट हुई। क्योंकि आज भी देखो आप कि एंशंट टाइम्स की काफी सारी वैल्यूज आज डिजिटल एज में भी हम अपनाते हैं। एक बहुत साधारण सा एग्जांपल, तुलसी का प्लांट और उसकी पूजा करना।
तुलसी का प्लांट और उसकी पूजा करना एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे कंट्री में ये चल रहा है। लेकिन आप देखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू इतनी रेजिलियंट रही कि तुलसी का प्लांट एक सेक्रेड प्लांट है, कि आज भी घरों में मॉडर्न डिजिटल एज में भी तुलसी के प्लांट्स को हम लोग रखते हैं। तो ये रेजिलियंस का एग्जाम्पल है, इस चीज को याद रखना है आपने। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी के सेकंड फीचर पे।